हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, इसके पहले जो हमने चार्जेस की बात की तो हमने देखा था चार्जेस या तो लाइन से लगे हुए थे, वहां पे हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज किया था, दैट इज लैम्डा, दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि चार्जेस हमारे लाइन से लगे हुए थे। अगर हम चार्ज को किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वो भी हम देख चुके थे। यहाँ पे प्लेन शीट का एग्जांपल देखा था और कंडक्टिंग स्फीयर का एग्जांपल देखा था, जहां पे आपके जो चार्जेस है कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे था, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो। वहां हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज किया, राइट, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। यहां पे अब बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, अगर स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है तो आपके जो चार्जेस है, और अगर वो सॉलिड है तो आपके चार्जेस जो है, मतलब हॉलो नहीं है, ये याद रखना। अगर स्फीयर हॉलो है तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज रह सकता है। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में आपके चार्जेस अंदर भी रह सकते हैं अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो। इसका मतलब स्फीयर के पूरा अंदर हमने चार्जेस भर रखा है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भर रखा है, और क्योंकि पूरा चार्जेस का वॉल्यूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। एक तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्फीयर के, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और सरफेस पे, और उसके बाद स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तीन रीजन में हम बात करेंगे, राइट। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो रूल क्या था बताओ, तरीका क्या था गॉस लॉ यूज करने का। जैसे मान लो मुझे सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करूंगा। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करूंगा जो कि इस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं। और आपका गॉसियन सरफेस का जो शेप है वो आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगेन, चार्जेस आपके पूरे स्फीयर में भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस आर, जो आपका आर रेडियस है, स्मॉल आर, इस रेडियस के बराबर, इस रेडियस का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, एंड दिस सरफेस विल बी स्फेरिकल। तो इसे तुम्हारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड ही हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, इसका रेडियस, इस बाहर के स्फीयर का, इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है बताओ। अगला हमारा स्टेप होता है कि आप क्या करो, इसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, गॉसियन सरफेस के थ्रू। फ्लक्स दो तरीके से निकालोगे, एक तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके, जो उसका फॉर्मूला है फ्लक्स का, और दूसरा गॉस लॉ यूज करके। तो पहला काम हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करके। तो फ्लक्स का इंटीग्रेशन, फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब ये कई बार हम कर चुके हैं, राइट। तो छोटा सा लेंथ एलिमेंट ds लेंगे हम लोग, और ये लेंथ एलिमेंट ds अगर आप देख रहे हो, एरिया ds, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर जा रहा है। और आप देखोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि ये स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर जाएगा रेडियली हर जगह पे। तो यहाँ आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ होगा, और इस केस में थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। वैसे कोई भी ds अगर आप लोगे, चाहे यहाँ ds लो चाहे यहाँ ds लो, तो हर ds का डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा, और हर पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे थीटा का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब आपका कॉस थीटा हो जाएगा 1, कॉस थीटा हो गया 1 इस केस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो इस सरफेस पे हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि ये हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे है। जो आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इससे सेम डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ सरफेस पे, वो सारा पॉइंट इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। स्फीयर है ना ये, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है, ई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो आपका फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा ई, कांस्टेंट के बाहर ये ले लिया, क्लोज इंटीग्रेशन ds
और cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझे? क्लोज इंटीग्रेशन अगेन ds का मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे ds लिए हर जगह पे और सबको ऐड कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है। इससे आपको पूरे सरफेस का, जो बाहर वाला सरफेस है, उसका एरिया मिल जाएगा। मतलब ये पूरे सरफेस का एरिया है, और क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो आपको फ्लक्स का यहाँ पे वैल्यू मिल गया। ये तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करके निकाला है। दूसरा तरीका क्या है? गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करो। हम लोग को पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होता है वो गॉस लॉ हम क्लोज्ड सरफेस के लिए ही निकाल सकते हैं। हमारा जो सरफेस हमने इमेजिन किया है वो क्लोज्ड सरफेस ही है। तो फॉर्मूला ये है, दैट इज Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज हमने एनक्लोज कर रखा है, लेट्स से कि टोटल चार्ज जो आपका है वो Q है, तो आपका टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 बना दो। इक्वेशन 1 भी फ्लक्स का फॉर्मूला, इक्वेशन 2 भी फ्लक्स का फॉर्मूला है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम कर दो। तो E4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको E का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। देखो ये यहाँ भेज दोगे तो 4π एप्सिलॉन नॉट और r² यहाँ पे चला जाएगा, Q अपॉन r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका सरफेस है, ये स्फीयर है, स्फीयर के बाहर अगर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो फॉर्मूला आ रहा है E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये फॉर्मूला जो है वो, अगर मान लो ये पूरा का पूरा चार्ज Q चार्ज सेंटर पे रखा होता, तो सेंटर पे अगर एक पॉइंट चार्ज रखा होता, जितना पूरा चार्ज स्प्रेड है उतना ही अमाउंट में अगर ये सारा चार्ज आप सेंटर पे जाके रख दो तो r डिस्टेंस पे आपको इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसका मतलब यहाँ पे भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज आपका सेंटर पे रखा हुआ है। ऐसा अज्यूम किया जा सकता है स्फीयर के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको बोल देंगे आउटसाइड। मतलब अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके स्फीयर के बाहर कहीं भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्फीयर से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई आउटसाइड वाली बात हो गई। अब हम सरफेस की बात करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं दैट E आउट इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। अब हम बात करते हैं सरफेस की। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सरफेस पे, तो आप क्या करोगे? ये पॉइंट उठा के, ये जो स्मॉल r आपको दिख रहा है यहाँ पे, सरफेस की अगर मुझे बात करनी है तो मैं धीरे धीरे आगे आके सरफेस पे आ जाता हूँ। जब मैं सरफेस पे आता हूँ तो स्मॉल r का वैल्यू इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। कैपिटल R, ये कैपिटल R है ना, तो जब मैं यहाँ से सरफेस पे उठ के आता हूँ तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाता है। सो एट सरफेस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E सरफेस, तो आप क्या करो? R इज इक्वल टू R डाल दो, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो E आउट विल बी, E सरफेस विल बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वेरी सिंपल, ये हो गई सरफेस की बात। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की, इनसाइड दिस स्फीयर। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, आप चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, अंदर घुसेंगे इसके, क्योंकि देखो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब इसी में R इज इक्वल टू R डाल दोगे तो आपको सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब मुझे स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं स्फीयर के अंदर चले जाता हूं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। देखो हमने जब हॉलो स्फीयर लिया था या कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, उस केस में हमने देखा था कि चार्जेस सिर्फ सरफेस पे थे। अगर चार्जेस सिर्फ सरफेस पे हो तो ऐसे केस में हमने देखा था कि अंदर स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा था, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर आपका हॉलो स्फीयर हो। पर इस केस में चार्जेस अंदर भी अवेलेबल है, तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा स्फीयर के अंदर। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है ये हम लोग चेक करते हैं। ये चीजें बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटसाइड
ई आउट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, यस, 1/4πε0 Q/r²। चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और सरफेस पे बस r इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R², बस। ओके, चलेगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अंदर जो है फिर से हम लोग को ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा जो हम लोग ने बाहर के लिए किया हुआ था। चलिए देखो, अब अगर मान लो कि मुझे अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको मैं तब तक हटा देता हूँ, इस पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ। अगेन आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा, और ये गॉसियन सरफेस अब इस पॉइंट से जाना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम फिर से एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करेंगे। ध्यान देना, इस बार ये स्फेरिकल सरफेस जो है, इमेजिनरी सरफेस बाहर ना होकर अंदर है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है, डिस्टेंस जो है सेंटर से, वो r' है। क्या है? r'। ओके, अब अगेन वही सेम चीज, आपको पहले फ्लक्स निकालना है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, इंटीग्रेशन सॉल्व करके, क्लोज इंटीग्रेशन E/ds cos थीटा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे भी आप कोई ds एरिया वेक्टर देते हो तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा ही जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और ये हर पॉइंट पे होगा ऐसे, इस पूरे गॉसियन सरफेस पे। तो यहाँ पे भी आपका थीटा का वैल्यू हर जगह पे 0 हो रहा है, कॉस थीटा आपका 1 हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा था वैसे इस केस में भी हर पॉइंट पे होगा, स्फेरिकल सरफेस ही है। तो कॉस थीटा तो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो आप हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ई कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ds। ओके, नाउ अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो हमने ds वाला पार्ट इसका लिया था, तो छोटे छोटे ds निकालो सबके और सबको ऐड कर दो, तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस वाले स्फीयर का, अंदर का इमेजिनरी स्फीयर का, जिसका रेडियस r' है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, दैट विल बी इक्वल टू 4πr' का स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया इक्वेशन 1। ओके, अगला तरीका क्या था बच्चों? अगला तरीका था, हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ। यहां थोड़ा ध्यान से काम करना ना। इस गॉस लॉ में फ्लक्स जो होता है वो होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0, और यहाँ पे हम उतना ही चार्ज लेते हैं जितना जो चार्ज आपके क्लोज्ड सरफेस जो आपने इमेजिन किया है उस सरफेस के अंदर चार्ज हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका जो बाहर का चार्ज है, या मतलब इस पूरे स्फीयर का टोटल वॉल्यूम के अंदर जितना भी चार्ज है वो चार्ज Q है, लेकिन हमको चार्ज सिर्फ इसके अंदर का चाहिए, क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस ये है, इसके थ्रू हम फ्लक्स निकाल रहे हैं गॉस लॉ यूज करके। तो मतलब इसके अंदर जितना चार्ज होगा ना वही Q एनक्लोज्ड होगा। अब ये कैसे निकालोगे? तो यहां पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पूरे स्फीयर के अंदर आपका चार्ज भरा हुआ है, तो आपका चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट इज व्हाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से, इसका फॉर्मूला है चार्ज, जो भी टोटल चार्ज है अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल चार्ज हम उतना ही ले रहे हैं जितना इस स्फीयर के अंदर है। अब इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा आपका, उसको हम Q एनक्लोज्ड बोल रहे हैं, अपॉन इसका वॉल्यूम, अंदर वाले का वॉल्यूम। तो ये स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr' का Q, क्योंकि हम ये वाला ले रहे हैं ना, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से आपको Q एनक्लोज्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा, Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दो तो ये आ जाएगा रो 4/3πr' का Q। समझ गए? अब इस Q एनक्लोज्ड का वैल्यू उठा के डाल दो इक्वेशन 2 में। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2। Q एनक्लोज्ड का ये जो वैल्यू है रो 4/3πr³, ये उठा के इसमें डाल दो तो आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड क्या है? ये है ना, रो 4/3πr' का Q, और डिवाइडेड बाय ε0।
तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट है ना यहाँ पे, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है ये दोनों फ्लक्स का फॉर्मूला है और दोनों का राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 वी हैव E 4 पाई r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई r डैश का क्यूब। तो भाई यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और सिर्फ एक ही r बचेगा, r डैश 4 पाई जाएगा और आपको फाइनली E का वैल्यू मिल जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इनसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फीयर के अंदर ऐसे वेरी करेगा। r जो है याद रखना सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E इनसाइड इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक और बात मैं आपको बोल दूं कि स्फीयर के अंदर का मीडियम अगर सपोज करो वैक्यूम नहीं, यहाँ पे तो वैसे सॉलिड स्फीयर है और स्फीयर का जो भी मीडियम होगा अगर वो मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट k आ जाएगा, याद रखना। देखो यहाँ पे हमने क्या इमेजिन किया हुआ है, ये चार्जेस है पूरे स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सारे चार्जेस भरे हुए हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मीडियम है आपका हर जगह का वो वैक्यूम या फिर एयर है। अगर ये पूरा चार्ज का स्फीयर आप पानी के अंदर जाके बनाते हो या कोई दूसरे मीडियम में बनाते हो तो अगेन मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, जहां भी आपको एप्सिलॉन नॉट दिखे आप क्या करोगे, वहां पे एप्सिलॉन नॉट k लिख दोगे। k उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर वैक्यूम या एयर है उसमें हम उसकी बात कर रहे हैं, ये चार्जेस अगर मान लो चार्जेस का स्फीयर पूरे चार्जेस का ही स्फीयर हमने बना रखा है, वो अगर एयर या एटमॉस्फेयर अपना वैक्यूम के अंदर है तब तो भाई k का वैल्यू 1 हो जाएगा और यही फॉर्मूला आएगा। अगर ये चार्जेस का स्फीयर आप किसी दूसरे मीडियम में बनाते हो तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k आप एप्सिलॉन नॉट के साथ जोड़ दो, जहां कहीं भी आपको ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखेगा। तो फिलहाल हम वैक्यूम या एयर की ही बात कर रहे हैं, तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा और आपका ये फॉर्मूला आएगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि E इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r था, r स्क्वायर था, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इसका मतलब ये कि सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, ये सरफेस तक स्ट्रांग होता जाएगा। सरफेस के बाद फिर क्या होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। बात आई समझ में? तो अगर हम इसके ग्राफ्स की बात कर लें कि ग्राफ कैसा दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन तो अवेलेबल है ही, एक ही ग्राफ में सब कुछ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये ए इनसाइड का फॉर्मूला ध्यान रहे यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड ना, काम करो ई इनसाइड का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई इनसाइड इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ऐसे में आप देखोगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ई आर के प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा? अगर दो चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं और अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब अंदर यहाँ जब तक सरफेस नहीं आ जाता, सरफेस आने का मतलब है आर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए, है ना, आर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए। तो कैपिटल आर तक आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा ग्राफ, इसका मतलब ये कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, ये वाला फॉर्मूला इनसाइड। फिर आप जब सरफेस पे आ जाओगे तो सरफेस पे इसका वैल्यू जो होता है ये r इज इक्वल टू आर सरफेस पे, ये आप देख चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे e का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि इसके बाद देखो क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर ग्राफ होगा तो इसका मतलब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा,
और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे जाएगा और इन्फिनिटी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर चार्जेस से भरा है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वैरी करता है। यहां से लेकर यहां तक आपने जो चार्जेस भरे पड़े हैं आपके सरफेस तक, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसके बाद फिर वो कम होने लगेगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। समझ गए? चलिए, इसमें एक और चीज था कि हमारे पास सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, ये हमने क्यू के टर्म्स में लिख रखा है, और इनसाइड द सरफेस आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो के टर्म्स में लिख रखा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस और आउटसाइड है वो क्यू के बजाय हम लोग रो, चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके टर्म्स में भी ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल चीज़ है, आपको बस रो का वैल्यू ध्यान में रखना है। तो रो इज इक्वल टू क्या है, जो भी टोटल चार्ज है Q डिवाइडेड बाय, अब देखो अगर तुमको इस Q को रिप्लेस करना है, पहले काम करता हूँ मैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, E आउट है ना, E outside is 1/4 pi epsilon naught Q by R square। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दो। अब इस Q को इसको Q को रिप्लेस करना है आपको, किससे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से। अब ये Q जो है चार्ज, ये पूरा इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो का फॉर्मूला यूज करेंगे। रो का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज पूरा Q लेते हैं, और ये पूरा Q चार्ज किस पे, इस पूरे बड़े वाले स्फीयर के, मतलब जो आपका रेडियस कैपिटल R है, जो हमारा चार्जेस का पूरा स्फीयर है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसका पूरा वॉल्यूम ले लेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको Q का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पे आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना? राइट। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और आपका E आउट का फॉर्मूला बन जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये कि रो के टर्म्स में भी आपके पास आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब अगर आपको सरफेस का चाहिए तो बस यही काम करना है आपको। ई सरफेस के लिए आपको फॉर सरफेस हमको पता है R इज इक्वल टू R डाल दो, क्योंकि सरफेस के लिए आपका ये जो R है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू R डालोगे तो ई सरफेस मिल जाएगा आपको, और इस सरफेस का वैल्यू आ जाएगा आपका रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ई सरफेस का वैल्यू मिल जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भाई सरफेस के लिए हो गया रो के टर्म्स में। बात समझ में आ रही है, मतलब डेंसिटी के टर्म्स में। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं, बाहर क्या होगा, अंदर के लिए क्या फॉर्मूला होगा और सरफेस पे क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, अगर हम बाहर हैं तो आउटसाइड स्फीयर, आउटसाइड चार्ज स्फीयर अगर हम हैं, हमको स्फीयर, चार्ज स्फीयर के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके दो फॉर्मूले होंगे। एक तो Q के टर्म्स में होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा रो के टर्म्स में होगा, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में होगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये आउटसाइड दिस स्फीयर हो गया। अब सरफेस पे आ जाते हैं। एट सरफेस, सरफेस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स है, और वो आपका अगर सपोज करो Q के टर्म्स में आप निकाल रहे हो तो ई सरफेस इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, और अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बात हो गई सरफेस की। और अगर मैं इनसाइड द सरफेस बोलूं, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर की बात हम बोलें, अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो स्फीयर है चार्ज स्फीयर, इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, देन दैट विल बी ई इनसाइड। और ई इनसाइड का हमारे पास फिलहाल एक ही फॉर्मूला है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अच्छा हाँ, इसको भी आप क्यू के टर्म्स में लिख सकते हो, वैसे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि रो का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब होता है। तो जब ये वैल्यू आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्योंकि ये पूरा चार्ज कैपिटल Q जो है वो इस पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, इस जिस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे नीचे लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर ये पूरी वैल्यू आप उठा के इसके अंदर डाल दो तो आपको इनसाइड द स्फीयर Q के टर्म्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। चलिए तो करके देख लेते हैं। ए इनसाइड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये तो रो की बात हो गई, फिर आर ऊपर एक है और 3 एप्सिलॉन नॉट भी है, तो आपका 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, और आप देख सकते हो ए इनसाइड का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रो के टर्म्स में, और ये इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्यू के टर्म्स में। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो चेक कर लेना। वैसे इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना था, मुझे लग तो नहीं रहा है कोई गड़बड़ है, क्योंकि 3 और 3 हो जा रहा है कैंसिल। यस, तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए दो फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रो और क्यू के टर्म्स में क्या आएगा, और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। राइट, ग्राफ भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये बात हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर है? इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।